नमस्कार। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला के अंतर्गत साहित्य अकादमी के स्टॉल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, स्टॉल पर हमारे बीच मैथिली के दो प्रतिष्ठित लेखक उपस्थित हैं। उन दोनों की बातचीत आप सुनेंगे। हमारे बीच हिंदी के मैथिली के प्रतिष्ठित कथाकार आलोचक प्रोफेसर सुभाष चंद्र यादव जी मौजूद हैं। गुलू नाम का एक उनका उपन्यास बहुत चर्चित रहा है। और उनके साथ हमारे बीच है प्रोफेसर विद्यानंद झा जी, जो मैथिली के प्रतिष्ठित कवि और अंग्रेजी मैथिली हिंदी के परस्पर अनुवादक हैं। आप दोनों का अकादमी के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, अब मैं यह माइक सौंपता हूँ प्रोफेसर विद्यानंद झा जी को, जो सुभाष चंद्र यादव जी से उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर, मैथिली के समकालीन परिदृश्य पर या मैथिली और दूसरी भाषाओं के जो अंतः संबंध है उस पर एक संक्षिप्त वार्ता करेंगे, जो 30 से 35 मिनट की कुल बातचीत होगी। आप सबसे अनुरोध होगा कि आप लोग हमारे साथ बने रहें। प्रोफेसर विद्यानंद। नमस्कार देवेश जी, और अपने समक्ष स्वागत। आग्रह मिले जे लोग तक सुन सकथिन सुभाषक विषय में, सुभाष के विषय में बुझ सकथिन। इससे दुआरे हम सब हिंदी में बाजे, हिंदी में बाजे का निर्णय लेना है। ऐसा अपने सबके कोनो से आपत्ति नहीं है। और सुभाष हमारे प्रिय कथाकार रहा है। अब एहि बीच में से उपन्यास लिखा लगला है, तो प्रिय उपन्यासकार भेला है। हमरा बड़ प्रसन्नता है जे अकादमी हमरा से अवसर दिलक सुभाष से गप करके। तो सबसे पहले से शुरू करै छी। अहाँके पहिल कथा जे छलै, आपकी पहली आपका जो संग्रह है मैथिली में, वो किस ईस्वी में आया? वो मेरा पहला संग्रह मैथिली अकादमी पटना ने छापा था, और मुझे जहाँ तक याद है वो संग्रह 1983 में छपा था, 1983। उस संग्रह को लेकर मेरी कुछ जिज्ञासाएँ हैं। आप हिंदी के प्रोफेसर रहे, आपकी पढ़ाई JNU में हुई, तो और एक हिसाब से एक पाठक के रूप में मैंने देखा कि अपने कई सारे स्तरों पे, कथ्य के स्तर पे, किनकी बात की जाए उसके स्तर पे, नए नए अपने आयाम मैथिली साहित्य में जोड़ा। तो आपकी एक हिसाब से जो प्रेरणा थी वो क्या रही? और उसके साथ ही एक और भी बड़ी जिज्ञासा है कि आप तो हिंदी में लिख सकते थे, और हिंदी में आपके पास कई प्रतिमान मौजूद थे, क्योंकि आपकी पढ़ाई हिंदी की हुई थी, आप हिंदी के लोगों को जानते थे। तो फिर आपका मैथिली में लिखना आपके लिए क्या अर्थ रखता था? असल में मैं सुपौल में पढ़ा करता था हाई स्कूल में, तो हर एक दिन मुझे सुपौल स्टेशन से गुजरना होता था अपने स्कूल जाने के क्रम में। वहाँ मिथिला में नाम की एक पत्रिका मैथिली थी, जो हर जगह जिसकी पहुँच थी, तो वो वहाँ बिका करती थी। स्टॉल था एक, तो और उसका दाम भी बहुत कम था, सिर्फ 4 आने में वो पत्रिका मिलती थी उस समय। तो मैं उस पत्रिका को खरीदा करता था, और मैथिली की जो मेरी पृष्ठभूमि है, इस मैथिली साहित्य से जो मेरा परिचय हुआ, वो रामकृष्ण झा के सुन। जब मैं विलियम्स हाई स्कूल में था तो वो मेरे शिक्षक थे, और उनकी जो पहली आत्मनिर्भर नाम की कविताओं का संग्रह था, तो वो मुझे मिली थी। पहली पुस्तक थी मेरे जीवन में जो मैथिली में मुझे प्राप्त हुई थी, और वहीं से मैं प्रेरित हुआ मैथिली की तरफ जाने के लिए।
और इसमें सबसे बड़ा योगदान था मैथिली में और अधिक दिनों तक टिके रहने के लिए, उसमें अपने को अभिव्यक्त करने के लिए। तो वो इस पत्रिका का उसमें योगदान था, वो मैथिली की पत्रिका मिथिलानृत्य। तो उस पत्रिका को मैं नियमित रूप से पढ़ता था, दान कम था उसका। और उसमें जो रचनाएं थी उस समय रामानंद रेणु एक रचनाकार थे, तो उनकी रचनाएं छपती रहती थी उस पत्रिका में। तो उनकी एक कहानी जिसका शीर्षक था बिपटा, जिसे हिंदी में विदूषक जिसका अनुवाद होगा, तो वह उस कहानी को पढ़ के मुझे लगा कि मैं भी लिख सकता हूँ मैथिली में। उसके पहले मैंने एक रोमांटिक नॉवेल लिखा था हिंदी में, जो जो एक्सरसाइज बुक था मेरे पास, जिसमें मैंने लिखा था। हालांकि वो पांडुलिपि रही नहीं, कहीं खो गई। तो मैं रोमांटिक चीज़ें, उसके पहले मैंने इब्ने सफ़ी वगैरह तो खूब पढ़ा था, और ये स्कूल का ही दौर था जिसमें मैंने पढ़ा था। तो इसीलिए मुझे वहाँ से भी हिंदी में लिखने की प्रेरणा मिली थी, इब्ने सफ़ी से। और फिर मैं रामानंद रेणु की कहानी पढ़कर मैं प्रेरित हुआ मैथिली में लिखने के लिए, और तब मैंने कहानी लिखना शुरू किया मैथिली में। और मेरी पहली कहानी थी मैं नाम अभी भूल रहा हूँ। तो जो रोमांटिक कहानी तो थी, लेकिन उसमें ट्रेजिडी भी थी। तो हर एक रोमांटिक कहानी में ट्रेजिडी होती नहीं है, लेकिन उसमें ट्रेजिडी थी, स्ट्रगल था। और वो स्ट्रगल रोमांटिक लाइफ जो एक होता है, उसमें जो दूसरी कठिनाइयाँ आती हैं उनके बारे में कहानी थी। तो और फिर मैथिली में लिखते रहने का क्योंकि अभ्यास हो गया था, इसलिए मैं हिंदी की तरफ नहीं गया। वैसे जब मैं पटना कॉलेज में पढ़ने लगा था तो बहुत सारे हिंदी के रचनाकारों से परिचय हुआ, और वहाँ की जो स्थानीय पत्रिकाएँ थी उनमें मेरी रचनाएँ हिंदी में छपी थी, लेकिन निरंतरता नहीं बनी रह पाई। और मैं मैथिली में ही निरंतर लिखने लगा, चूँकि मुझे मान्यता भी बहुत जल्द मिल गई थी मैथिली साहित्य के क्षेत्र में, तो इसीलिए मैं लिखता चला गया मैथिली। एक मुझको लोगों ने डराया था कि सुभाष तो कम बोलते हैं, तो लिखते भी कम हैं, तो यहाँ भी कम ही बोलेंगे। तो मैं खुश हूँ कि आप अभी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। तो बाकी लोगों के लिए, आपको तो पता ही है, बाकी लोगों के लिए एक मैथिली साहित्य का जो उस समय का परिदृश्य था उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि हर एक भाषा में उस भाषा भाषी जो इलीट जो समुदाय होता है उसके लोग ज़्यादा लिखते हैं। तो मैथिली में भी ऐसा ही हुआ, और आपने पहली बार जो वंचित लोग थे, जो सामान्य लोग थे, उनकी बात करनी शुरू की मैथिली। तो आपके जो प्रेरणा स्रोत थे, आपने बोला इब्ने सफ़ी थे और ये सब थे, लेकिन आपका जो रामानंद रेणु थे, लेकिन आपके जो विषय वस्तु था, जो आपके जो पात्र थे, वो काफ़ी आपके अपने नज़दीक के पात्र थे। तो उनके विषय में लिखने की आपको कैसे सूझी? नहीं, मेरी उस समय धारणा थी कि साहित्य जीवन पर ही होता है, जीवन से संबंधित ही होता है। और जिस तरह का जीवन मैंने देखा था अपने आसपास, मैं खुद जी रहा था उस जीवन को, तो उसमें वही सारे पात्र थे, वही परिवेश था। तो इसीलिए उस तरह के पात्र आते गए मेरी रचनाओं में। नहीं तो मुझको काफ़ी साहस का क्षण लगता है,
क्योंकि घर देखिए नाम की एक कहानी है सुभाष की, जिसमें एक सामान्य परिवार के घर में लड़के को देखने वाले लोग आए हैं और उन वैसे परिवारों के बारे में कभी पहले नहीं लिखा गया था। तो उस हिसाब से मुझको लगता है कि ये सोचना, ये घटना भी हाईलाइट करने के काबिल है, वो अपने आप में एक साहस का काम था। हाँ बिल्कुल है। और उसमें जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, दैनिक जीवन की कठिनाई भी उस कहानी में है, और फिर फ्यूचर भी है कि उसके जीवन का फ्यूचर क्या, भविष्य क्या है उसके जीवन का। तो ये मैं देख रहा था और मुझे वही लगा कि उसी को आना चाहिए साहित्य में। एक और चीज़ मेरी जिज्ञासा था कि एक पूरे आपके लेखन काल में आपने बहुत कम बात कही और कम बात में अपनी बात कही, वो आपको बहुत अलग करता है, ब्रेविटी जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे। तो उसके लिए आपने सायास ऐसा किया, आप कितने ड्राफ्ट लिखते हैं जिसके बाद वो वहाँ तक पहुँचते हैं कि आप कम लिखते ही हैं? लोगों की थ्योरी ये भी है कि आप कम बोलते हैं इसलिए कम लिखते हैं। असल में ये आदमी किस तरह का लेखन करता है, इस पर उसके जीवन में जो उसकी शिक्षा दीक्षा हुई है उसका असर होता ही है उस पर। तो मेरा जो विषय था ज्ञान का, पढ़ाई का, वो दर्शन शास्त्र था, समाज शास्त्र था, और मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ा था। तो ये तमाम मतलब साइकोलॉजी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है साहित्य के लिए, और फिर दर्शन भी उसमें जुड़ता है और फिर समाज भी जुड़ता है। तो ये तीनों विषय ऐसे थे जो मेरे साहित्य के बहुत काम आए ये विषय। और जहाँ तक कम लिखने की बात है या फिर सार गर्भित लिखने की बात है, तो मेरा जो अध्ययन क्षेत्र था या अध्ययन का विस्तार था, और मैंने जिन बड़े रचनाकारों को मैंने पढ़ा था, तो मुझे लगा कि फालतू की बातें लिखने से रचना महान या कालजयी नहीं होती है, बल्कि उसको कितना कम से कम शब्दों में व्यक्त किया जाए, ये उसको ज़्यादा स्थायी बनाती हैं चीज़ें। तो इसीलिए मेरे साहित्य में संक्षिप्तता आपको दिखाई देगी। तो यही है। और दूसरा, क्योंकि मैं तो आपको अनुवादक रहा हूँ लंबे समय से, काठा कोनल लोक का मैंने अनुवाद किया, गति का अनुवाद किया, तो आपकी जो रचनाएं हैं मुझको अमेरिकी लेखक रेमंड कार्वर की याद दिलाती है, क्योंकि उनकी कहानियों में भी ज़्यादा कुछ नाटकीय नहीं होता है। आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तिबारा पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ हो क्या रहा है। तो आपकी जो इस बीच में आपने जो उपन्यास लिखने शुरू किए, उसमें गुलों के बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि गुलों के बारे में मैंने खुद भी लिखा है कि वो तो एक तरह से महाआख्यान है एक सामान्य व्यक्ति के दैनंदिन संघर्ष का, लेकिन ये जो नाटकीयता का नहीं होना, और ये मैं उससे भी आगे जाके बात करूँगा, आपका मर्डर उपन्यास जो है, जिसमें उसके केंद्र बिंदु पे एक हत्या है, अंत में उसकी परिणति हत्या होती है, तो वो हत्या भी कोई नाटकीय ढंग से नहीं आती है। तो ये नाटकीयता जो अभाव है, जो एक सहज सरल गति में लिखने की जो क्षमता आप में विकसित हुई, वो कैसे विकसित हुई? मुझे पता नहीं, बहुत सैद्धांतिक आधार में नहीं दे सकता अपने उस तरह के लेखन के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आदमी का जीवन जो होता है वो सामान्य ही होता है, नाटकीय नहीं होता है। आदमी अपना जीवन स्वाभाविकता में जीता है, कोई नाटक करने के उद्देश्य से नहीं जीता है, या जीवन में नाटकीयता पैदा करने के लिए नहीं जीता है। उसका जीवन स्वाभाविक होता है, और वही स्वाभाविकता जो जीवन है उसको उसी रूप में लाने की चेष्टा
मैंने अपने साहित्य में की है। तो एक और यदि बात करें तो अब तो लंबे सिरे से मेरे हिसाब से 50 सालों से आप लिख रहे हैं हाँ, करीब हाँ। करीब। तो इन 50 सालों में आपको अब किन लोगों से प्रेरणा मिली, कौन से ऐसे लोग थे, और मैं बोलता हूँ मैथिली में ही नहीं, भिन्न भारतीय भाषाओं में, क्योंकि एक बार मैं आपके घर गया था तो वहाँ मैंने देखा कि आप बांग्ला पत्रिकाओं के शारदीय विशेषांक आप पढ़ रहे थे। तो किन किन भाषाओं में आपको लगता है कि कौन कौन से लोग हैं जिनको आप ट्रैक करते हैं कि वो क्या लिख रहे हैं, मैं क्या लिख रहा हूँ, ऐसे कोई है? मेरी प्रतिबद्धता कहिए उसको बड़े लेखकों से रही है, जिसमें मैथिली में विद्यापति को आप ले सकते हैं, रूसी साहित्य में टोल्स्टॉय, चेखव, दोस्तोयेव्स्की, और फ्रेंच में जो है बाल्जाक को ले सकते हैं। तो ये लोग, इन लोगों से मेरी प्रतिद्वंदिता रही है। मैं मानसिक रूप से चाहता हूँ कि इन लोगों की ऊंचाई तक पहुँचूँ मैं। मेरा निरंतर ये संघर्ष रहता है। ये लोग बहुत महान लेखक हैं, बड़े लेखक हैं, और मैं अपने को एकदम इनसे बहुत अपने को अगना महसूस करता हूँ, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि इनको कम्पीट करूँ, इनकी बराबरी तक पहुँचूँ। ये मेरी कोशिश रहती है। तो ये तो अभी मुझको पता चला कि आपकी पहली रचना एक उपन्यास थी, लेकिन आपने बहुत सालों तक कहानियाँ लिखी, फिर उसके बाद अभी पिछले 5-6 सालों में आपने 3 उपन्यास लिखे। तो ये कहानियों से उपन्यास की तरफ आप कैसे आए? जीवकांत मुझे प्रेरित करते रहे थे कि उपन्यास लिखा, लिखिए उपन्यास। क्योंकि उपन्यास का जो फॉर्म होता है, रूप जो होता है, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और उसमें आप बहुत कुछ डाल सकते हैं। तो उसमें जितनी चिंता फॉर्म की कहानी के लिए होती है, उतनी चिंता उपन्यास में नहीं होती है फॉर्म के लिए। आप एक कहानी लेते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी प्रासंगिक कहानियाँ चलती रहती हैं। उपन्यास में इस तरह का होता है, ज़्यादा फैलाव होता है, अपने को आप बहुत विस्तार से उसमें अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो एक तो उपन्यास की तरफ जाने के लिए जीवकांत ने मुझे शुरू में प्रेरित किया था, और फिर धूमकेतु वगैरह को पढ़कर मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए उपन्यासी। तो मैंने शुरू किया गुल्लो को, और गुल्लो एक जीवित पात्र था, लाइवली कैरेक्टर है वो। तो उसने मुझे प्रेरित किया कि मैं उसके जीवन के बारे में लिखूं, क्योंकि उसका जीवन बहुत बड़े संघर्ष से गुजर रहा था, बल्कि उसका पूरा परिवार ही जो है वो भारतीय समाज और भारतीय संघर्ष की गाथा को व्यक्त करने वाला था। तो मैं बहुत करीब से उसका निरीक्षण करता रहा, ऑब्जर्व करता रहा उसके लाइफ को, और तब ये आकार ले पाया ये उपन्यास। और बंगला, जहाँ तक बात है, तो बंगला मैं कलकत्ता में बहुत दिनों तक रहा हूँ, और मैं सैकड़ों बार कलकत्ता गया हूँ। और बंगला मैंने बोर्ड पढ़ते मैंने बंगला सीखी थी। और मेरे सबसे बंगला कलकत्ता के पुराने साथियों में नचिकेता जी भी हैं, और हम लोग का एक सैली कैफे वहाँ कलकत्ता में होता था, जहाँ हम लोग बैठा करते थे, गपशप मारते थे। तो बंगला मैंने सीखी, और बंगला से मैं बहुत क्लोज फील करता रहा। और तब मैंने वहाँ की पत्रिकाओं को देखना शुरू किया, और मैं अभी भी चाहता हूँ कि बंगला पढ़ता रहूँ, क्योंकि आप जब तक भाषा के टच में नहीं रहते हैं, तब तक वो भाषा, जब तक आप टच में रहते हैं तब तक वो भाषा बनी रहती है आपके साथ। जैसे ही उसका साथ आपको छूट जाता है, वैसे वो भाषा भी दूर होने लगती है।
तो जैसे मैं आपको पसंद करता हूँ और चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें, आपसे मैं शेयर करूँ, और तो आप मेरे निकट रहते हैं, और जैसे ही आप हमने शेयर करना बंद कर दिया आपको, वैसे ही आप दूर होते चले जाते हैं। तो मैं बंगला भाषा को बहुत समृद्ध भाषा समझता हूँ, और भारतीय भाषाओं में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा समृद्ध बंगला का साहित्य है, और मैं चाहता हूँ कि बंगला साहित्य पढ़ता रहूँ, और मैं नियमित रूप से लेना चाहता हूँ पत्रिकाओं को, खास करके शारदीय अंक जो होते हैं बंगला पत्रिकाओं के, उनको उनके जरिए मैं बंगला पढ़ता हूँ। उसमें बहुत सारे उपन्यास होते हैं, कहानियाँ होती हैं, कविताएँ होती हैं, तो उनसे मैं बंगला साहित्य से परिचित होता रहता हूँ इस जरिए। और बहुत सारी पत्रिकाएँ हैं, जो सारी पत्रिकाएँ शारदीय विशेषांक निकालती हैं, उसमें देश एक सबसे बड़ी पत्रिका है। फिर उसके बाद और भी पत्रिकाएँ हैं, तो उन पत्रिकाओं को भी मैं पढ़ता रहता हूँ। तो अब बांग्ला साहित्य में क्या आपको लगता है कि कोई ऐसे लेखक हैं जो आपके समधर्मा लेखक हैं? मुझे मेरी तरह का लेखन तो नहीं, मतलब मैं जिस तरह का लिखता हूँ, जिस मिजाज का लेखन करता हूँ, उस तरह का तो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन मेरी संवेदनाओं से, मेरी भावनाओं से, मेरे विजन से बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिनकी रचनाएँ मिलती जुलती हैं। तो यही है। तो मैं आपके 3 उपन्यासों की बात करना चाहूँगा। भूलो एक व्यक्ति का महाआख्यान है, मर्डर, जिसके बारे में मुझमें काफ़ी मैं हंसा। किसी ने मुझको बोला कि उस किताब में 53 गालियाँ हैं, तो मैंने बोला कि आपने 53 गालियाँ पढ़ी लेकिन किताब नहीं पढ़ी, तो गालियाँ ही यदि खोजनी है तो दूसरी जगह जा सकते थे। तो मर्डर जो है उसको तो पढ़ते हुए मुझको मार्क्वेस की किताब जो है क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड, वो याद आती रहती है, क्योंकि उसमें शुरू से हम जानते हैं कि कुछ दुर्घटना होने वाली है, और वो बहुत आपके तरीके में बहुत साधारण तरह से वो दुर्घटना होती है। किसी की मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है, लेकिन वो हत्या सारे लोगों का उसमें एक्सेप्टेंस है एक हिसाब से। और तीसरी किताब जो मैंने पढ़ी, भोट, वो भोट उपन्यास मुझको लगता है कि अभी की जो राजनीतिक जो और सामाजिक परिवर्तन हुए हैं मिथिला में, उसका बहुत ऑथेंटिक वो वर्णन है। तो ये 3 अलग अलग जो विषय आपने चुने, वो कैसे? भूलो तो आपने बताया कि आपने आपके बगल में रहते थे भूलो, उनको देख के, उनको ऑब्जर्व करके आपने किया, लेकिन ये जो दूसरे 2 उपन्यास थे वो कैसे किया आपने? नहीं, मतलब जो मेरे तीनों उपन्यास हैं ये यथार्थ पर आधारित हैं, मतलब ऐसे पात्र जीवन में हैं, मैंने देखे हैं। और मेरी ये धारणा है कि किसी एक ही विषय को अलग अलग ढंग से नहीं लिखते रहना चाहिए, आपकी समस्या भी अलग होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने इन चीज़ों, दूसरी बात है कि मेरा हमेशा ये मुझे ध्यान रहता है कि जो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है उसको उठाया जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये तीनों उपन्यास जो हैं ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम को उठाते हैं, जिसमें एक तरफ संघर्ष है जीविका के लिए, लाइवलीहुड का संघर्ष है, वो भी यूनिवर्सल है। और फिर इनफिडेलिटी जो आपको मर्डर में दिखाई देता है, वो भी यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, कहीं लोकलाइज प्रॉब्लम नहीं है। और फिर इलेक्शन जो है, और दूसरी जगह का मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन भारत के पूरे भारतीय कॉन्टिनेंट में जो है, जो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है या यूनिवर्सल स्ट्रगल है इलेक्शन
मुझे दिखाई देता है, तो इसीलिए मैंने उसको चुना है। तो उसमें एक यूनिवर्सलिटी का एलिमेंट ये भी है कि आदमी कैसे अपने फ्यूचर को डिटरमिन करता है, तो यही है। तो इसमें काफ़ी मुझको ये बात मज़ेदार लगी, क्योंकि अभी आके, और मैं तो साहित्य का छात्र नहीं हूँ, लेकिन साहित्य में और साहित्य आलोचना में लोग पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि कौन किसके विषय में लिख सकता है। तो एक तरह से यदि हम आपका भी काम देखें तो मैं नहीं मानता हूँ कि आपकी कहानियाँ इसलिए मानी गई क्योंकि आप उनके बारे में लिख रहे थे जिस तबके से आप आए, लेकिन स्त्री के विषय में लिखते हुए, क्योंकि आपकी चिंताएं जो हैं वो यूनिवर्सल हैं। लेकिन अब मान लिया अब स्त्री के विषय में, तो अपने हम लोग के यहाँ भी कहावत थी कि जाके पैर में फटे बिबाई सो क्या जाने पीर पर आई। तो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन के आप एक हिसाब से खिलाफ जा रहे हैं इसमें, क्योंकि आप तो स्त्री नहीं हैं, तो आपने स्त्री का दुख दर्द कैसे समझा, आप स्त्री के विषय में कैसे लिख सकते हैं? तो इसमें आपको कुछ लगती है, दुविधा लगती है? ऐसा भी नहीं है कि आदमी का एकदम टाइट कंपार्टमेंट है स्त्री और पुरुष के बीच में, और अलग अलग दुनिया है। हम लोग स्त्रियों के साथ रहते हैं, तो इसीलिए उनको भी जानते हैं। व्यक्तिगत रूप से हम उन चीज़ों को भोग नहीं पाते हैं, लेकिन फील तो कर सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं, उनके संघर्ष को समझ सकते हैं। तो इसीलिए कोई समस्या नहीं है वैसे स्त्रियों के बारे में लिखे हैं। और जब तक आप स्त्रियों के बारे में नहीं लिखेंगे तो आपका जीवन तो बिल्कुल स्त्रियों के साथ गुजरता है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन अगर साहित्य में नहीं होता है तो वो अधूरा है। एक आपसे बात करते हुए मुझको लगा कि यदि आपके काम की पेंटिंग बनाई जाए तो उसका रंग बहुत धूसर होगा, बहुत धूसर, वो बहुत। और मर्डर पढ़ते हुए, मर्डर में लोगों ने गालियाँ पढ़ी, मैं उसको 3 बार 4 बार पढ़ चुका हूँ, मुझको बहुत दुख हुआ है, पढ़ के बहुत दुख हुआ कि एक स्त्री है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहती है, एक सामान्य जीवन जीना चाहती है, और कैसे उसकी हत्या हो जाती है बिना कारण के हिसाब से। एक तो ये है कि पिछड़े लोगों में और जो दलित लोग हैं, इमोशनल टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होता है उनके लाइफ में। तो जहाँ इमोशनल टर्बुलेंस है तो वहाँ गाली तो आनी ही है, गाली तो आना ही है। और मैं तो रोज़ देखता हूँ कि मेरे अगल बगल में सभी गालियों से बात करते हैं। तो गाली जीवन की सच्चाई है, और उपन्यास में अगर गाली आती है और अगर उसको सेंसराइज नहीं करता है, कोई ऐसा सेंसराइज नहीं करती है, तो गाली तो आना चाहिए उसको। तो गाली तो मेरे लिए महत्वपूर्ण भी नहीं है। मैं बोल रहा था कि इतना सारा दुख जो है वो आप एक व्यक्ति के रूप में फिर कैसे पचा पाते हैं, क्योंकि वो तो बहुत दुख की रचनाएं हैं। नहीं, ये बात सच है कि एक मेरी रचनाओं को पढ़ते हुए शायद पाठकों को एक उदासी का अनुभव होता है, एक अवसाद का। तो मेरे जीवन में अवसाद काफ़ी है, और मुझे लगता है कि इसीलिए वो आया है, वो क्योंकि वो मेरे पूरे अस्तित्व में है, वो अवसाद है, और वो मेरे विजन में भी किसी न किसी रूप में आ रहा है। और आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी रचनाओं में जो दर्द है, जो संघर्ष का दर्द है, उससे वो अवसाद उत्पन्न होता है। क्योंकि वो कैरेक्टर्स आए हैं वो कुछ नहीं है जीवन, किसी रूप में कुछ ये यदि वोट की बात करें तो वोट मुझको काफ़ी बहुत गहरा समाजशास्त्रीय अध्ययन लगा अभी के मिथिला का। और जिस इलाके की आप बात करते हैं वहाँ प्रगतिशील राजनीति भी रही, एक समय में कम्युनिस्ट पार्टियाँ थी, ज़मीन के लिए आंदोलन हुए,
कैसे वो जातिवादी राजनीति में परिणत होती है, और जातिवादी राजनीति भी नहीं, एक तरह से कहिए जो अभी भारतीय में राजनीति का स्वरूप है कि पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप में क्या दे सकता हूँ एज अ पॉलिटिशियन टू माई इलेक्टोरेट, तो उसका सबका वर्णन उसमें आया है। तो आपको क्या लगता है कि मिथिला या हम लोग भारत की बात करें तो यहाँ आज वोट की राजनीति का क्या होने वाला है? वोट की जो राजनीति है उसमें बहुत झोल अभी आ गया है, डेमोक्रेटिक नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि निराश भी नहीं होना चाहिए। अभी समय आएगा जब सही ढंग से चीज़ें होंगी। तो ऐसा नहीं है कि स्थिति पूरी निराशाजनक है, और उसका अंत जो होता है उसमें एक उम्मीद जगती है कि हमको लड़ाई करनी होगी, संघर्ष करना होगा, तब जो है चीज़ें सही रास्ते पर आएंगी। भोट उपन्यास में उसका आकार काफ़ी क्षीण है, लेकिन उपन्यास के तत्व हैं उसमें बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो आप इंगित करके छोड़ देते हैं और लगता है कि वो दिमाग में हमारी वो कहानियाँ चलती रहती हैं। तो ये आपने सायास किया उन कहानियों को छोड़ के कि ऐसा हो गया? नहीं, वो जो उसमें जो प्रासंगिक कहानियाँ चलती हैं उस उपन्यास में, एक तो ये है कि ग्रामीण जीवन में जो है वो आपको खिलंदरापन जो है ग्रामीण जीवन में रिडिकुल करने की जो विशेषता है ग्रामीण जीवन में, हास्य हर एक चीज़ में उत्पन्न करना। तो एक कारण वो है, क्योंकि वो गाँव का आदमी जो हमेशा गंभीर बना नहीं रहता, संघर्ष से लड़ते लड़ते वो थकता है, तो उस थकान को मिटाने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की भी करता है जिससे उसका पूरा वो ध्वस्त कर सके उन दुखों को। तो इसीलिए वो कहानी आई है। एक चीज़ मैं बात करना चाहूँगा जो हमारे जो मैथिली के सुनने वाले हैं यहाँ, उनको शायद उससे ज़्यादा रुचि हो कि इस बीच में मैथिली में एक तरह से भाषा का लोकतांत्रिकरण हुआ है। क्योंकि पहले एक तरह की भाषा बोली जाती थी, अब अनेक तरह की उसमें भाषाओं में लोग लिख रहे हैं मैथिली के भीतर। और आपका मानना है कि आपकी भाषा पचपनिया भाषा मतलब 55 जो पिछड़े दलित जो समुदाय थे उनकी भाषा है। मुझको कहीं भी आपकी भाषा पढ़ने में दिक्कत नहीं है, मेरे लिए वो उतनी ही मैथिली है जितनी कोई दूसरे कालखंड में लिखी हुई मैथिली है। तो ये जो आग्रह है कि एक आग्रह है कि भाषा के जो अलग अलग रूप हैं उनको इज्जत दी जाए, एक है कि अपनी एक अलग परिचिति एक स्थापित की जाए। अलग परिचिति स्थापित करने से तो फिर भाषा का ही क्षय होगा। मैं मैथिली भाषा के समकालीन मैथिली भाषा के बारे में आपसे जानना चाहता था, क्योंकि आप अभी आपका नाम लेके, आप भी बोलते हैं, आपका नाम लेके बहुत लोग पचपनिया भाषा की वकालत कर रहे हैं। ये बात तो है कि मैथिली में जो पारंपरिक लेखन हो रहा है लंबे समय से, तो उसका रूप जो है वो ऑनरिफिक है। लेकिन ये पचपनिया लोग जो है ये ऑनरिफिक भाषा नहीं बोलते हैं, उनकी ये भाषा नहीं है, नॉन ऑनरिफिक लैंग्वेज है। और भाषा जो है वो तो इसीलिए ये बात ज़रूर है, और मैं इसको सहज मानता हूँ, क्योंकि ये ऑनरिफिक लैंग्वेज भी एक वर्ड ऐसा है मैथिल समाज का जो ऑनरिफिक लैंग्वेज बोलता है, और हमको
उसका भी आदर करना चाहिए। नॉन ऑनरिफिक लैंग्वेज जो है, जिसको बोलने वाले हैं, उनको भी ऑनर करना चाहिए, उनकी भाषा को भी आदर करना चाहिए। और ये महीन फर्क है पचपनिया मैथिली और ये प्राइमरी स्टेट जो मैथिली है उसमें, वो महीन अंतर है। और उससे किसी को दोनों मैथिली को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन उसमें फिर ध्वनियों को रूपांतरित करने की जो बात है यहाँ तक, जैसे हम किस तरह ध्वनि को ट्रांसक्राइब करते हैं, तो उसमें थोड़ी कठिनाई होती है लोगों को, क्योंकि लोग अभ्यस्त नहीं है, परिचित नहीं है उन ध्वनियों को उन रूपों में रूपांतरित करने के लिए, तो उसमें थोड़ी कठिनाई होती है। भाषा, दोनों तरह की भाषाओं को ऑनरिफिक नॉन ऑनरिफिक दोनों को समझने में किसी को कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि लोग रोज दोनों प्रकार की भाषाओं से इनकाउंटर होता है लोगों का, इसीलिए सब परिचित हैं। लेकिन उन दोनों भाषाओं को रूपांतरित उन ध्वनियों को रूपांतरित करने की जो पद्धति है, उसमें थोड़ी कठिनाई होती है। अंत में दो बहुत छोटे छोटे सवाल। एक तो आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं, क्या लिखने की सोच है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए। हाँ, अच्छा होगा, अच्छा होगा। मेरे मन में भी आता है, क्योंकि मेरे जीवन का जो अनुभव है वो बहुत विशाल अनुभव है। बहुत सारे क्षेत्रों का अनुभव मुझे हासिल हुआ है, और भुखमरी से लेकर और 5 सितारा होटल तक का अनुभव आप कर सकते हैं। बहुत चटाई पर बैठ के पढ़ने की व्यवस्था से लेकर के उच्च स्तरीय संस्था, मेनू जैसी संस्था में पढ़ने का अनुभव। तो ये अनुभव का विस्तार बहुत है। जरूरी सूचना हॉल नंबर 5 की क्षेत्र का अनुभव है। राजनीतिक गजेंद्र सिंह शेखावत जी मौजूद परिवार हैं, जिनके साथ चर्चा में होंगे लोग भी काफी राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं। श्री उपेंद्र राय। राजनीतिक क्षेत्र का भी अनुभव मुझे है, सामाजिक क्षेत्र का भी अनुभव है, शैक्षणिक अनुभव, चूँकि मैं पढ़ाता रहा हूँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी से जुड़ा रहा हूँ, तो इसलिए उसका भी अनुभव है। तो बहुत सारे अनुभव हैं। और अंत में यदि यहाँ मैं देख रहा हूँ कुछ पाठक भी हैं मैथिली के, तो आप यदि किसी को चाहेंगे कि कोई आपकी चीज़ से शुरू करे, तो कहाँ से पढ़ना शुरू करे? एक रचना का नाम बताइए। नहीं, कहीं से भी शुरू कर सकता है कोई भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक रचना ऐसा नहीं है कि उसको पाठक को ट्रेन कर देगा अगली रचना को ग्रहण करने के लिए, ऐसा नहीं है। रचना कौन पाठक किस रूप में लेगा, कौन सी रचना अच्छी लगेगी उसे, कौन सी नहीं लगेगी, ये तो उसके अपने ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है। रचनाओं का उसमें कोई योगदान नहीं। तो काफ़ी मज़ा आया, और मुझको आशा है आपको भी मज़ा आया होगा करके, और बहुत सारी नई चीज़ें मुझको जानने को मिली। जैसे आपने उपन्यास पहला लिखा, रोमांटिक उपन्यास, बाद में जाके पता करता हूँ उसका स्रोत क्या था, प्रेरणा स्रोत क्या था, वो बाद में पता करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मैं तमाम लोगों को, हाँ, कोई हमारे मित्र वर्ग हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने यहाँ का उपस्थित किया है हम लोगों को। कोई यदि सवाल हो श्रोताओं के तो काफ़ी है। सुमन जी कुछ? नहीं, हमरा भाई के आई मधुर मैथिली सुनाई के है, तो आई हिंदी में वार्तालाप। हाँ नहीं तो हाँ, हम सब हिंदी बजती है तो लोग को मैथिली चाहे, मैथिली बजती है तो कहते हिंदी चाहिए,
तो झमेला वाला गप तो जैसे जैसे एक प्रश्न सुभाष जी ये बताओ जे अहाँके कोन चीज एखन धरि नहीं लिखबाक दुख है की लिखब बाकी रह गेल हमरा कोनो चीज हमरा तो जीवन में बहुत रास एहन चीज रहे छै जे लोग के छूट जाइ छै जे नहीं कऽ पाबै या इच्छा रहितो आदमी हमरा ओहि लेल दुख नहीं है सबके जीवन में एहन चीज होइ छै जे छूट जाइ छै चाहे छै लोग लेकिन होते नहीं ओहि लेल हम दुख नहीं करै छी जे भेटल ओहिमे हम बुझै छी इएह हमरा प्राप्त भेल बस सुभाष जी हम अहाँके उपन्यास मर्डर पढ़लहुँ ओकरा हम लिखबो केलहुँ पढ़ै लए हमरा ओकरा भेटल जे केओ गाइडवला अथी सबके अंडरलाइन कऽ कऽ पोस्ट केने वएह हमरा भेजना कि किताब हम पढ़बे करू जी गाइड ओहिना नहीं लिखा लेता कोनो कारण है जरूर गंभीर कारण पढ़बै तो महिला सेहो गाइड पढ़ै छै सेहो पढ़ै छै जे पात्र छै पति तकर जैसे हमरा नाम नहीं स्मरण है लेकिन वो जो कैरेक्टर है सो एक साइको है वो मनोवैज्ञानिक वाला कारण है करे ओई तरह से तो एक तो जो पॉजिटिव है अपन पत्नी के लऽ अपना कमजोरी है पत्नी ओकर बेसी काबिल है से है आ दोसर ओही कैरेक्टर से अहाँके नजदीक से देखने छियै या केवल अहाँके इमेजिनेशन मैं खाली इमेजिनेशन में से हम देखने से परिवार के हम देखने से कोनो एहन चीज हमरा साहित्य में नहीं है जे घटित नहीं भेल हो हाँ ये अलग बात है जो ओकरा हम कनी पॉलिश करे छियै से बात अलग है लेकिन वो घटना कतौ न कतौ भेल छै भारत के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र और गहराई जे छै ओहिमे से गहराई जो ओहिमे से अहाँ निकालि देबै तऽ ओकरा प्राणहीन भए जेतै आ गहराई जे छै से ओकरा लाइवली बनबै छै और कोनो प्रश्न हाँ हाँ हमर स्वार्थ कवि के हैसियत से छै अहाँके कविता अहाँ कथा कते फरक छै नहीं बुझलहुँ भाई की कहलियै हमर स्वार्थ कवि के हैसियत से तऽ सवाल हम पूछ रहल छी जे अहाँके कविता अहाँके कथा दुनू कतेक फरक छै किया कविता तो हम बहुत शुरू में लिखलिए थे कविता नहीं करते तो हम बुझबो नहीं करते कि कविता लिखे छला कविता हम शुरू में लिखलिए रहे तो लेकिन हमरा भेल जे कविता में हम बहुत बढ़िया नहीं कह सकै छी हमरा गद्य में बेसी एक्सेल कह सकै छी अपना के तेँ हम कविता के छोड़ि देलिए लेकिन हमरा रचना में अहाँके पोएटिक चीज जरूर भेटत पोएट्री में की होइ छै तऽ संश्लेषण बहुत होइ छै तऽ हमर गद्य जे छै बहुत ठाम अहाँके पोएटिक बुझायत तऽ से फर्क छै और नहीं कोनो बात छै बहुत बहुत धन्यवाद अपने के बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सुभाष चंद्र यादव जी और प्रोफेसर विद्यानंद झा जी एक बहुत ही सार्थक बातचीत यहाँ हुई और श्रोताओं की उपस्थिति भी लगातार बनी रही। हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम का लाभ जब हमारा यह कार्यक्रम वीडियो अपलोड होगा साहित्य अकादमी के यूट्यूब चैनल पर तो वहाँ से भी विस्तृत जनसमूह तक विस्तृत साहित्य प्रेमियों तक यह कार्यक्रम पहुँचेगा और यह जो चर्चा हुई है वह एक सतत चर्चा है। सुभाष जी ने एक प्रश्न के जवाब में जो कहा कि सबको सब कुछ नहीं मिलता और सबके लिए सब कुछ संभव नहीं हो पाता चाहने पर भी, तो यह जो एक स्थिति है इसको लेकर के साहित्यकार तो निश्चित रूप से इन्हीं सारी संवेदनाओं को जो है लेकर के अपनी रचनाएं गढ़ता है कि किस तरह से जो है लोग अपनी आकांक्षाओं
इच्छाओं को दमित करके या किसी परिस्थितियों से जो दमित हो जाती है उनके साथ जीता है और उसकी विसंगतियों को साहित्यकार अपनी रचनाओं में भी उजागर करता रहता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ स्टैंडिंग पोजीशन में भी खड़े हैं और इस बातचीत को सुनने का आनंद आपने उठाया। साहित्य अकादमी के साथ आप इसी तरह लगातार बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।